हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया बेटा। अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा था। इसके मॉड्यूल सॉल्यूशन में अपन बेटा लास्ट स्टेज पे आ गए थे। बेटा इसके मॉड्यूल सॉल्यूशन में अपन स्टेज 4 की बात कर रहे थे। स्टेज 4 सेक्शन बी, यही बात कर रहे थे बेटा। तो स्टेज 4 भी बेटा अपनी एंडिंग होने वाली थी। काफी क्वेश्चंस, काफी बड़ी स्टेज थी। मैंने आपको बताया किस तरीके से सॉल्व करना है। आई होप बेटा आपने क्वेश्चंस को करके देखा भी होगा। बेटा बार बार आपको यही चीज बोलूंगा, क्वेश्चंस करके जरूर देखना। यदि क्वेश्चंस टाइम टू टाइम आप नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो बेटा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो बेटा इसमें अपन ने स्टेज 4 सेक्शन बी में क्वेश्चन 22 तक कर लिए थे। आज अपन को बेटा क्वेश्चन 23 से आगे के लिए बात करनी थी। 23 और 23 से आगे। तो बेटा इसका क्वेश्चन 23 में बात कर रहा हूं, किस तरीके से सॉल्व होगा एक बार देखिएगा। क्वेश्चन 23 बोलता है, इन एन एसिड बेस टाइट्रेशन 0.1 m HCl solution was added to NaOH solution of unknown strength. Which of the following correctly shows the change of pH of titration mixture in the experiment? हमको यहाँ पे एसिड बेस टाइट्रेशन की बात की है। यहाँ पे 0.1 m HCl सोल्यूशन है जिसको NaOH के थ्रू टाइट्रेट करवा रहे हैं, और हमको बोला है अननोन स्ट्रेंथ है NaOH की। बोल क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द चेंज ऑफ पीएच ऑफ टाइट्रेशन मिक्सचर इन द एक्सपेरिमेंट। पीएच कैसे चेंज होगी वो आपको पूछ रहा है। ठीक है बेटा। और बेटा HCl सोल्यूशन किस में ऐड कर रहे हो आप? NaOH सोल्यूशन में ऐड कर रहे हो, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो बेटा एक तो थोड़ा सा हाइपोथेटिकली मैं इसमें बात करूं, 4 ग्राफ अपन को दे रखे हैं। आप NaOH में HCl ऐड कर रहे हो। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करोगे तो पीएच बेटा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 7 से कम एसिड की पीएच होती है और 7 से ज्यादा बेस की होती है। बोलो सही बात है क्या? जैसे जैसे आपने HCl स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया वैसे वैसे बेटा पीएच डिक्रीज होने लगेगी। तो हमको ये तो समझ में आ गया पीएच डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब इसका बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, बी वाला ग्राफ तो होगा ही नहीं, ए, सी और डी में से हो सकता है। अब इसमें भी बेटा अपन आगे से बात करते हैं। तो बेटा इसमें सी वाला ग्राफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि सी वाले ग्राफ में पहले डिक्रीज होते होते फिर बढ़ गई और फिर डिक्रीज, तो बढ़ने का काम नहीं है बेटा। HCl मिलाएंगे तो बेटा पीएच कंटिन्यू डिक्रीज होगी। तो बी वाला ग्राफ भी नहीं हो सकता, सी वाला भी नहीं हो सकता। अब अपने पास बचा ए और डी। तो बेटा ए और डी वाले ग्राफ में भी, डी वाले ग्राफ में अपन को एक्सपोनेंशियल ग्राफ दिया है, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बेटा HCl जैसे जैसे ऐड करेंगे तो धीरे धीरे बेटा वो पीएच को डिक्रीज करेगा, डायरेक्टली कम करता करता और फिर सीधे कांस्टेंट नहीं लेके आएगा, कंटिन्यू कम होती चली जाएगी। तो बेटा इसका मतलब इसका ए ग्राफ सही होना चाहिए। अब ए ग्राफ सही है तो ऑप्शन देख लो। हाँ, ऑप्शन भी बेटा जरूर ध्यान से देखिएगा कि ए ग्राफ किस ऑप्शन में दिया है। ये जरूरी नहीं है ए ग्राफ है तो फर्स्ट ऑप्शन में ही हो, ऑप्शन भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास ए ग्राफ दिया है बेटा फर्स्ट ऑप्शन में, तो अपना यहां पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात बेटा? चलूं आगे। इसके बाद बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहा हूं। 24 बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है, हमको 4 स्टेटमेंट बोले हैं, ए स्टेटमेंट, बी, सी और डी। कुल मिला के बेटा ये ए बी सी डी जो स्टेटमेंट दिए हैं वो 4 अलग अलग क्वेश्चन है, एक तरीके से बात करें तो। बेटा स्टेटमेंट ए बोलता है, द पीएच ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग 400 ml of 0.1 m H2SO4 and 400 ml of 0.1 m NaOH will be approximately 1.3। मतलब इसने ये बोला है H2SO4 और NaOH को मिक्स किया है। ए स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, H2SO4 और NaOH को मिक्स किया है मैंने। यहां पे बेटा H2SO4 के लिए मुझे बोला है 400 ml और 0.1 m, और NaOH के लिए बोला है आपको वही 400 ml और 0.1 m। बेटा n फैक्टर दोनों के लिए 1 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। बेटा यहां से मैं ये बात करूं, एसिड में बेस मिला रहे हैं तो फॉर्मूला लगेगा N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। रिजल्ट बेटा आपका H प्लस भी हो सकता है, OH माइनस भी, डिपेंड करेगा डेटा पे, किसका डेटा बड़ा है। तो बेटा यहां पे यदि मैं NV चेक करूं, यहां पे n फैक्टर 2 होगा, H2SO4 है, यहां पे n फैक्टर 1 होगा। नॉर्मेलिटी आपका मोलरिटी इंटू n फैक्टर होता है,
तो मैं कहा NV देखना है तो आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां से बेटा मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आएगा 80 मिली इक्वलेंट। नॉर्मेलिटी के लिए बात करें तो मिली इक्वलेंट, और यहां पे बेटा बात करें 40 मिली इक्वलेंट आएगा। तो बेटा आपका एसिड बड़ा हो गया, इसका मतलब यहां पे आएगा H+। सही बात है। अब बेटा मैं इसको यदि थोड़ा सा सॉल्व करूं आगे तो देखिएगा बेटा, बेटा यहां पे अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया आपके पास 80, तो इसका आ गया 40, इसका आ गया, और V1 प्लस V2 किया 400 और 400, तो ये 800। मिली से मिली कैंसिल आउट होगा, तो यहां से आएगा 40/800, इससे ये गया, इससे ये आया, तो 1/20 आया आपका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अब इसके लिए अपन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। पीएच पूछ रहा है बेटा, तो आपको इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। 1/20 की बात करूं बेटा तो 1/20 को 0.05 बोल सकता हूं क्या, तो बेटा यहां से अपने पास H+ आया 0.05 या 5 × 10⁻⁻²। बोलो बेटा सही बात है। यहां से पीएच की बात करूं, पीएच आएगा आपके पास -log H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, यहां से सॉल्व करेंगे तो 2 - log 5 आएगा। log 5 कितना होता है 0.7, तो ये 1.3 आ जाएगा पीएच, और हमको क्या दिया है पीएच 1.3 के अप्रोक्सीमेटली, तो मतलब स्टेटमेंट ए तो बेटा आपका सही है, हमने चेक कर लिया, स्टेटमेंट ए करेक्ट है। स्टेटमेंट बी की बात कर रहा हूं, स्टेटमेंट बी क्या बोलता है, क्वेश्चन 24 में बात कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बी बोलता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। सही बात है बेटा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है वो KW होता है, वो होता है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन, और हमको पता है KW आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जिसमें 90 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, 25 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, 25 पे हम बोलते हैं 10⁻⁻14 होती है, और 90 डिग्री पे टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी वैल्यू बढ़ जाती है 10⁻⁻12 होती है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो आपका स्टेटमेंट ए भी करेक्ट है, स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद अपन बात करते हैं स्टेटमेंट सी। मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड बोला है, स्टेटमेंट सी की बात कर रहा हूं। मोनोबेसिक एसिड विथ के दिया है 10⁻⁻5 और हैज ए pH 5। बेटा मोनोबेसिक एसिड है मतलब एक H+ डोनेट कर सकता है, pH 5 है, तो मैं बोल सकता हूं H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻5 हो जाएगी, वो C अल्फा के इक्वल आएगी ओस्टवाल्ड के डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग। ये आपको बेटा पता है, ओस्टवाल्ड के डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁵ जो C अल्फा के इक्वल आएगी, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बेटा बात कर रहे हैं मोनोबेसिक एसिड की, मतलब जिसमें एक H+ डोनेट हो सकता है, Ha की बात कर रहे हैं, तो H++ A-। बेटा यहाँ पे Ka दे रखा है, मोनोबेसिक एसिड के लिए हमको पता है Ka क्या होता है C⁴ होता है। बोलो सही बात है क्या। यहां से बेटा मैं इसको ये बोल सकता हूं क्या C⁴ इंटू अल्फा, ब्रेक करके लिख दिया। ठीक है, आज अपन को बेटा C⁴ की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁵, तो मैंने बोला Ka = C⁴ इंटू अल्फा, तो यहां से अल्फा क्या बोल दूं मैं बेटा K/C⁴। K आपके पास आ गया 10⁻⁵, C⁴ आपके पास दे रखा है 10⁻⁵, तो बेटा ये कट पिट के 1 आ जाएगा, और अल्फा 1 है, इसका मतलब बेटा 100% है। अब आपको दिया क्या है, ये बोल रहा है मोनोबेसिक एसिड Ka 10⁻⁵ हैज अ pH 5, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस इज 50%। बेटा 50% नहीं है 100% है, तो C आपका बेटा रॉन्ग होना चाहिए। बोलो बेटा सही बात है क्या, डन। तो बेटा यहां से अपन ने ये देख लिया है कि ये कितना आ जाएगा आपका 100% आ जाएगा, तो C आपका रॉन्ग है। डी के लिए बात करें, द लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉमन आयन इफेक्ट, तो बेटा ये गलत है, वहां पे ये बेटा एप्लीकेबल होगा, तो डी भी आपका रॉन्ग है। तो बेटा यहां से आपका ए और बी सही है, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो क्वेश्चन 24 स्टेज 4 सेक्शन बी का थर्ड दे रखा है बेटा, थर्ड नहीं होगा, 1 होगा, ए एंड बी करेक्ट है, सी करेक्ट नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इज 50% नहीं आएगा बेटा, 100% आ रहा है, ये अभी अपन ने करके देखा है। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई क्या, चलूं आगे। तो बेटा अब इसमें अपन आगे बात कर लेते हैं, आगे और क्या देता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते चलिएगा। क्वेश्चन 25 बोल रहा है द pH ऑफ
a 0.02 m NH4Cl solution, NH4Cl solution की बात की है, 0.02 m दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब अपन बोल सकते हैं 2 × 10⁻⁻² बोल सकते हैं। डन बेटा। Kb दे रखा है 10⁻⁻5। इसके लिए जो NH4OH का Kb है वो दे रखा है 10⁻⁻5। और पूछ क्या रहा है ये अपन से? ये अपन से पूछ रहा है द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन। बेटा ये सॉल्ट की यदि मैं बात करूं तो इसको हाइड्रोलिसिस करूं तो NH4+Cl-, तो यहाँ पे एसिड तो स्ट्रॉन्ग आएगा, बेस वीक आएगा। तो ये बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की बात कर रहा है। और इसके लिए pH का फॉर्मूला आप डायरेक्ट बता सकते हो, pH = 7 - ½ pKb - ½ log C। ये फॉर्मूला आप पढ़ के आए हो। बोलो बेटा सही बात है क्या? 7 - ½ pKb - ½ log C। बेटा Kb इतना है तो यहां से मैं pKb बोल सकता हूं -log Kb जो 5 आ जाएगा। C अपन को डायरेक्ट दिया है तो वैल्यूज पुट करता हूं, 7 - ½ pKb - ½ log C। log C कितना है आपके पास? log C है 2 × 10⁻⁻² है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूं तो 7 - 2.5 बेटा -½ आगे आ गया log C। तो बेटा इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो ये माइनस को यदि आगे ले लेते हो तो ये आ जाएगा -2 log A + log B। तो log B का आ जाएगा आपके पास -2 और log 2 हो जाएगा 0.30। यही आएगा क्या बेटा? डन, सही है। तो बेटा यहां से यदि अपन अब थोड़ा सा बात करें तो 7 - 2.5 किया तो ये कितना आ जाएगा? 4.5। बेटा ये आएगा -1.7 जो +1.7 हो जाएगा, और 1.7 का यदि अपन करेंगे तो 0.85 आ जाएगा। ठीक है बेटा। यहां से यदि इसको सॉल्व करें तो बेटा कितना आएगा? 5.35 आना चाहिए आपका pH। सही बात है बेटा। तो क्वेश्चन 25 के लिए बात करें अपन, इसके लिए pH जो आएगा 5.35 आएगा। तो क्वेश्चन 25 का अपना थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट होना चाहिए। किस तरीके से करेक्ट हुआ है इसके लिए अभी अपन ने डिस्कस किया है। सिंपल सा जो सॉल्ट दिया था उस सॉल्ट का हमने पता किया, वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस था, और उसके लिए pH का फॉर्मूला डायरेक्ट ये होता है, ये आपको बेटा पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए pH का फॉर्मूला होता है 7 - ½ pKb - ½ log C। इतनी बात समझ में आती है। क्वेश्चन 25 के बाद बेटा मैं बात कर लेता हूं आगे। क्वेश्चन 26 क्या बोलता है देखिएगा। क्वेश्चन 26 बोल रहा है व्हाट इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ AlOH का थ्राइस इन 0.2 m NaOH सॉल्यूशन गिवन दैट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AlOH का थ्राइस। बेटा AlOH के थ्राइस के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करूं मैं तो बेटा इसका किस टाइप का हो गया? ये AB3 टाइप का हो गया बेटा। कैसा इलेक्ट्रोलाइट हो गया? AB3 टाइप का हो गया, और AB3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। इसके लिए KSP मैं बोल सकता हूं Al+3 की कॉन्सेंट्रेशन OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब, क्योंकि यहां पे 3 OH प्रेजेंट है। यहां पे बेटा यदि मैं बात कर लूं तो इनकी सॉल्युबिलिटी कितनी कितनी है उस रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। तो बेटा पहले तो SS है, बाद में 0.2 m NaOH ऐड किया मैंने, ऐड 0.2 m NaOH। बेटा पहले SS थी, बाद में कितनी हो जाएगी ऐड करने के बाद में? ये तो ऐसी रहेगी। OH यहां से भी आएगा तो S + 0.2 का क्यूब। ठीक है बेटा। और यहां पे आपको KSP दे रखा है 2.4 × 10⁻⁻24। ये दे रखा है बेटा आपको KSP। समझ में आ गई बात? अब इसका बेटा आपको क्यूब ओपन करना पड़ेगा। तो देखो ये तो ऐसे रहने दो, A³ + B³ + 3AB। तो 3AB करेंगे अपन तो 0.6 S A + B S + 0.2। तो बेटा अपन को ये पता है S से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा आपके पास S4 + 0.2 का क्यूब S + 0.6 S² S + 0.2। तो बेटा एक चीज S बिकॉज 1 से कम है, स्पेरिंगली सॉल्युबल की बात कर रहे हैं, तो उसके हायर डिग्रीज, हायर पावर जो है वो और भी कम हो जाएगी, तो इनको नेग्लिजिबल मान लो। तो इनको नेग्लिजिबल बेटा ये
ऐसे नहीं है, थोड़ा सा देखो इसको, 0.2 का क्यूब एस है, तो ये रह जाएगा, बाकी अपने पास बेटा यहाँ पे ये सब जीरो हो जाएंगे ये सारे, क्योंकि एस स्क्वायर से मल्टीप्लाइंग होता है एस क्यूब और एस स्क्वायर, तो हायर पावर्स को अपने जीरो मान लिया। तो यहां से बेटा अपन ने बात की तो 2.4 इंटू 10⁻⁻24 इज इक्वल टू 0.2 का क्यूब, तो इसे मैं बोल सकता हूं 0.2 का क्यूब एस। थोड़ा सा और सॉल्व करें, 2.4 इंटू 10⁻⁻24 है, इसको मैंने बोला 2 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻3, बोल सकता हूं क्या, 8 इंटू 10⁻⁻3 इंटू एस। तो यहां से अपन बात करें तो एस आ जाएगा आपके पास, ये तो हो जाएगा 0.3 और ये हो जाएगा 10⁻⁻21। किस फॉर्म में आंसर मांग रहा है, इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, S is equal to 3 into 10⁻⁻22, that is the solubility of AlOH thrice after adding 0.2 m NaOH। तो अपन को जो AlOH का थ्राइस दिया, इससे अपन ये पता कर लिया कि ये किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। इज इट ओके? इतनी बात समझ में आती है? तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 था। इसके बाद में बेटा मैं आगे बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है। तो बेटा देखो इसमें सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये अपने सेक्शन ए में भी देखा, सेक्शन बी में भी देखा, तो बेटा इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखें, और इस टाइप के पीएच के क्वेश्चन। तो इसमें मैंने आपको बता रखा था एसिड बेस ऐड करें तो ये पीएच का फॉर्मूला होता है, और यदि सेम में सेम ऐड कर रहे हैं, चाहे एसिड में एसिड हो या फिर बेस में बेस, तो वहां पे हम N1V1 प्लस N2V2 ये चलता है फॉर्मूला। यहाँ पे याद रखें रिजल्ट हम ये बोलेंगे, जरूरी नहीं है एसिड हो, एसिड या बेस कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा किसकी वैल्यू बड़ी है। एसिड की वैल्यू बड़ी है तब तो H प्लस आएगा, और बेस की वैल्यू बड़ी आएगी तो OH माइनस आएगा। ये आपको बेटा यहाँ पे पता होना चाहिए। इज इट ओके? तो बेटा ये अपना सब कुछ जो अपने डिस्कस किया वो क्वेश्चन 26 तक था। अब अपन बेटा क्वेश्चन नंबर 27 में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 27 बेटा आपको बोलता है द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ CdOH का ट्वाइस इज 1.84 इंटू 10⁻⁻5 m इन वाटर। ठीक है, हमको ये CdOH के ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी दे रखी है, एक तो ध्यान रखें KSP नहीं दिया। द एक्सपेक्टेड सॉल्युबिलिटी ऑफ CdOH का ट्वाइस इन बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 12, मतलब pH 12 आ जाए तब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। बेटा ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा फंडा समझो कि हो क्या रहा है। बेटा CdOH के ट्वाइस की बात की है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस टाइप का है, तो आपको इसके लिए पता लग गया कि ये आपका AB2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, और इसके लिए मैं बोल सकता हूं KSP जो होगा वो 4s क्यूब होगा। तो यहां से मैं KSP निकालूं तो 4s क्यूब। सॉल्युबिलिटी मुझे दे रखी है 1.84 इंटू 10⁻⁻5 इनका क्यूब कर दिया, ये कर दिया बेटा, डन। तो यहां से बेटा आपके पास KSP निकल के आएगा कि KSP की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब बेटा इस KSP को आप लोग सॉल्व कर लेना। इसके बाद में बेटा मैं इसकी आगे बात करूं आपसे, तो आगे हमको बोला है जब इसमें pH 12 वाले बफर सॉल्यूशन में ऐड कर दें तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी। बेटा pH 12 है तो मैं बोल सकता हूं POH2 होगी, और POH2 का मतलब OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 होगी। बोलो बेटा सही बात है क्या? इतनी बात सही है? चलूं आगे। अब बेटा इसके लिए यदि मैं बात करूं KSP वगैरह दे रखा है, तो बेटा मैं यहां पे ये बोल सकता हूं CdOH के ट्वाइस के लिए KSP इज इक्वल टू CD प्लस 2 OH माइनस आयन का स्क्वायर। ठीक है, पहले SS थी, मैंने ये ऐड कर दिया एडिंग दिस बफर, तो क्या होगा इसका KSP तो वही रहेगा जो दे रखा है दिस वन। सेम अब ऐसा ही क्वेश्चन हो गया, वही चेंज करना है, तो बेटा KSP तो यही हो जाएगा। CD की सॉल्युबिलिटी पहले S थी, OH माइनस की S थी, आज ये और जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा जाके 10⁻⁻2 का स्क्वायर। सही बात है बेटा। और हमसे पूछा क्या है, न्यू सॉल्युबिलिटी पूछी, एक्सपेक्टेड सॉल्युबिलिटी। तो यहां से मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो ये तो S रहेगा, ये बेटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 इंटू 10⁻⁻2, ये बोल सकते हैं अपन इसको 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू S। ओपन करो, S क्यूब
प्लस 10⁻⁻4s प्लस 2 इंटू 10⁻⁻2s स्क्वायर। वही हायर पावर्स को जीरो कर दो, ये चला गया, ये चला गया, तो आपके पास बचेगा क्या, केवल 10⁻⁻4s बचेगा। और साथ में इधर क्या है, 4 इंटू 1.84 इंटू 10⁻⁻5 का क्यूब। यहां से जैसे ही बेटा आप s सॉल्व करोगे, दैट इज द न्यू सॉल्युबिलिटी। और बेटा वो न्यू सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी वो आप सॉल्व कर लेना, 2.49 इंटू 10⁻⁻10 m होनी चाहिए। समझ में आ गई बात बेटा। तो हमने क्या किया बेटा, AB2 टाइप के लिए हमको KSP दे रखा था, सॉरी सॉल्युबिलिटी दे रखी थी, उससे KSP निकाला। यहां पे डायरेक्ट KSP दिया था, सेम क्वेश्चन है, बट यहां पे डायरेक्ट KSP दिया था, यहां पे सॉल्युबिलिटी से पहले मैंने KSP निकाला। उस KSP को मैंने बेटा यहां पे यूज किया। यहां पे मैंने बोला इसकी सॉल्युबिलिटी पहले S थी, जब हमने pH12 वाला बफर इसका ऐड कर दिया तो OH माइनस 10⁻⁻2 रहेगा। वो कैसे रहेगा ये मैंने आपको बताया। वहां से इसकी सॉल्युबिलिटी पहले S थी, अब इतनी और ऐड हो गई। यहां से मैंने S के हायर पावर्स को हटा दिया, यहां से न्यू सॉल्युबिलिटी S फाइंड आउट की कितनी आएगी, दैट इज द न्यू सॉल्युबिलिटी। और इसके अकॉर्डिंग अपने पास आंसर आएगा 27 का फर्स्ट ऑप्शन आएगा। समझ में आती है बात बेटा। तो एक बार इतना रफ करते हैं, इसके बाद अपन आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे, आगे क्या बोलता है। तो बेटा इसमें कैलकुलेशन वगैरह का आपको टाइम टू टाइम ध्यान रखना है, वो गलती बेटा आपको नहीं करनी है, क्योंकि यदि वो गलती करते हो तो दिक्कत हो जाएगी भाई। चलें बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 28 बोल रहा है बेटा, द अमोनिया रिलीज्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिएक्शन ऑफ 0.6 ग्राम यूरिया विद सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय। तो बेटा यहां पे अमोनिया पूछ रहा है कितना रिलीज होगा, कब, जब यूरिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है। तो एक बार पहले बेटा आपको रिएक्शन देखनी पड़ेगी, रिएक्शन क्या होती है। तो बेटा यहां पे अपन ने बोला यूरिया NH2CONH2, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपन ने रिएक्शन करवाया, रिएक्शन करवा के अपन को अमोनिया मिल रहा है NH3 और साथ में Na2CO3। इसको बैलेंस करें तो यहाँ 2 यहाँ 2। अब एक बार देखिएगा बैलेंस है क्या, 2 नाइट्रोजन है, 2 और 2 4 और 2 6 हाइड्रोजन आ गया है, CO। तो बेटा एक कार्बन आ गया है, 2 सोडियम आ गए, और ऑक्सीजन की बात है तो 2 और 1 3। बैलेंस है बेटा, बैलेंस रिएक्शन है। इनके स्टोइकियोमेट्री मोल देख लीजिए बेटा कितने कितने बोल रहे हैं। तो इनके स्टोइकियोमेट्री मोल 1, ये 2, ये 2, ये 1 है। कैलकुलेटेड मोल की बात कर रहा है, द अमोनिया रिलीज्ड ऑन रिएक्शन ऑफ 0.6 ग्राम यूरिया, यूरिया कितना बोला है 0.6 ग्राम, कैलकुलेटेड मोल देख लेते हैं। ये बेटा यूरिया है, ध्यान रखिएगा, 0.6 ग्राम बोला है, तो क्या हो जाएगा कैलकुलेटेड मोल, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से बेटा ये कितना आ जाएगा, ये देख लीजिए 0.001 आ जाएगा, 0.6 अपॉन 60 है, देख लेना कैलकुलेशन क्या बोलती है। तो 1/100 0.01 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये बोल रहा है द अमोनिया रिलीज्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय। तो बेटा पहले तो अपन को यहाँ पे अमोनिया के लिए मोल निकालने हैं कि अमोनिया के कितने मोल हैं, उसके बाद में अपन आगे बात करेंगे। तो बेटा यहाँ पे अपन ने देखा 1 मोल से अमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं, तो 0.01 से कितने बन जाएंगे, तो 0.01 से बन जाएंगे 0.02 मोल NH3। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन को चारों ऑप्शन को चेक करना है कि किससे ये न्यूट्रलाइज होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइज की बात कर रहा है। तो बेटा पहला ऑप्शन बोल रहा है 100 ml 0.1 NaCl, ये बोला है।
दूसरा बोला है 200 ml 0.2 NaCl, तीसरा बोल रहा है 100 ml 0.2 NaCl, चौथा बोला है 200 ml 0.4 NaCl। यही बोला है बेटा आपको। बेटा यहां पे यदि आप देखोगे तो मोल इंटू एन फैक्टर इक्वलेंट देख लो कि किससे पूरे न्यूट्रल हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो एन फैक्टर 1 है तो मोलरिटी नॉर्मेलिटी इक्वल रहेगी। तो यहाँ पे मिली मोल चेक कर लो और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मोल चेक करो। तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो बेटा कितना आ जाएगा 0.01 मोल आएगा। इसके लिए बात करूं, ये चेक किया बेटा 0.2 इंटू 0.2 की बात कर रहे हैं तो 0.04 आ रहा है क्या, ये देख लेते हैं। यहाँ पे 0.04 मोल आएगा। ये बेटा 0.1 इंटू 0.2 तो 0.02 मोल आ जाएगा। और ये बात कर लें 0.4 इंटू 0.2 0.08 मोल आ जाएगा। तो बेटा यहां से मुझे पता लग गया 0.02 मोल से 0.02 मोल न्यूट्रलाइज होंगे। तो इसका ऑप्शन 3 आपका बेटा करेक्ट होना चाहिए। किस तरीके से करेक्ट हो रहा है इसका लॉजिक बेटा मैंने आपको बता दिया है। सही बात है क्या बेटा? तो बेटा 28 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एक बार दोबारा सुन लो, इजी सा क्वेश्चन था। पहले आपको मोल के अकॉर्डिंग रिएक्शन लिखनी थी। रिएक्शन के बाद में आपको पता लग गया 1 मोल से 2 मोल है तो इतने मोल से कितने मोल आएंगे। अब इतने मोल को न्यूट्रलाइज सेम करेंगे तो वो इतने मोल होंगे। एन फैक्टर दोनों के लिए 1 1 है तो इक्वलेंट इक्वल होंगे। आप बोलोगे सर ग्राम इक्वलेंट इक्वल होने चाहिए, तो बेटा वही बात है, इधर भी एन फैक्टर 1 है इधर भी एन फैक्टर 1 है तो ग्राम इक्वलेंट दोनों के इक्वल आएंगे। समझ में आ गई बात? क्योंकि ग्राम इक्वलेंट बेटा क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर यहाँ पे दोनों के लिए 1 1 है तो इसमें आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं थी। चलें आगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेता हूं। 29 क्या बोलता है देखिएगा। आपको एक ग्राफ दिया है ऐसा, यहां पे बेटा आपको Y की कॉन्सेंट्रेशन दी है, मिली मोलर दी है, यहां पे X की कॉन्सेंट्रेशन दी है। डन बेटा। ये बेटा ग्राफ कुछ ऐसा दिया है। यहां पे बेटा जो पॉइंट देख लें अपन, 3 पॉइंट की बात की है 1 2 3 और यहां पे 1 2 3 की बात की है। डन बेटा। यहां पे अपन थोड़ा सा ग्राफ को देखें तो ग्राफ का पॉइंट, एक पॉइंट अपन ले ले कि जब y 2 है तो x 1 है, मतलब x 1 होने पे y 2 हो रहा है, मतलब y डबल हो रहा है। यहां से ये पता लग रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्टोइकियोमेट्री एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट विद द सॉल्युबिलिटी कर्व गिवन बिलो इज रिस्पेक्टिवली। और हमको यहाँ पे बेटा पता करना है कि यहाँ पे कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है और उसका रिलेशन क्या है, ये पता करना है। तो हमको यहाँ पे ये पता लगा कि जब आपका x1 था उस केस में आपका y2 हो गया है। समझ में आ गई बात? मतलब इन 4 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट जो हमें दिए हैं xy में, तो हमको ये पता करना है कि डिसोसिएट करने के बाद में x1 आता है तो y डबल आना चाहिए। यदि x की सॉल्युबिलिटी s आ रही है तो y की सॉल्युबिलिटी 2s आनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब यदि ये x1 y2 है तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं मींस अपन बात कर रहे हैं xy2, क्योंकि आप इसको तोड़ोगे ना बेटा xy2 को, तो ये टूटने के बाद देखो क्या बनेगा x + 2y माइनस। वही बात है, जब ये s हो जाएगा तो ये 2s हो जाएगा। आ गया 2 टाइम्स। तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रोलाइट का टाइप पता लग गया, xy2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होगा। बोलो सही बात है क्या बेटा? अब इसके KSP की मैं बात करूं तो KSP क्या आएगा, xy2 टाइप के लिए x + 2 की कॉन्सेंट्रेशन y माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। कॉन्सेंट्रेशन हमारे को मिली मोलर में दे रखी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेंट्रेशन मिली मोलर में दी है। मिली मोलर का मतलब 10⁻³ की बात कर रहा है। तो यहां से मैंने बोला कि जब इसकी 1 मिली मोलर थी तो इसकी 2 मिली मोलर हो गई और इसका स्क्वायर कर लिया। इनको बेटा सॉल्व किया तो ये 10⁻³ ये 4, ये 10⁻⁻6। तो यहां से KSP किया तो 4 × 10⁻⁻9 आ गया। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो यहां से बेटा आपका KSP की वैल्यू आनी चाहिए 4 × 10⁻⁻9 मोलर क्यूब। तो इसका मतलब ये अपना आंसर सही है। तो बेटा सिंपल ग्राफ से हमको पहले टाइप पता किया कि x1 तो y2 मतलब y2 है, और फिर इनकी मोलर
सॉल्युबिलिटी की वैल्यूज रख दी हमने, जो मिलीमोलर थी उनको 10⁻³ करके मोलर में चेंज किया और सिंपल KSP कैलकुलेट किया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 था। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोलता है? फॉर द फॉलोइंग असेशन एंड रीजन द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन पूछा है। ए बोल रहा है द pH ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। गलत बात है, pH इंक्रीज नहीं होती है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, क्योंकि हम बोलते हैं KW जो होता है वो H+ इंटू OH- होता है और KW आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो ये गलत है बेटा ये। सेकंड बोल रहा है द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू H+ एंड OH- इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गलत बात है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो बेटा असेशन और रीजन दोनों ही फॉल्स हैं, तो आपका आंसर देख लो क्या बनता है, फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए बेटा। तो क्वेश्चन 30 का आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है, ये बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आयनिक प्रोडक्ट वाला इससे रिलेटेड बात पूछ लेता है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहा है। क्वेश्चन 31 क्या बोलता है देखिएगा, KSP फॉर द फॉलोइंग डिसोसिएशन PbCl2। PbCl2 के लिए मुझे KSP बता रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻5। PbCl2 को ब्रेक करूं तो Pb+2 + 2Cl- आएगा। अब अपन को क्या बात कर रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज करेक्ट फॉर ए मिक्सचर ऑफ 300 ml ऑफ 0.3134 m PbNO3 ट्वाइस एंड 100 ml ऑफ 0.4 m NaCl। तो बेटा हमको पूछ रहा है प्रेसिपिटेट हो रहा है नहीं हो रहा, इससे रिलेटेड बात कर रहा है, KSP QSP में रिलेशन। तो हम इसका बेटा QSP निकालेंगे। QSP का भी वही तरीका है जैसे KSP निकलता है, फर्क क्या हो जाएगा, KSP सैचुरेशन कंडीशन में निकलता है, जबकि ये किसी भी कंडीशन में बात की जाती है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये फिक्स टेम्परेचर पे निकलता है, ये किसी भी टेम्परेचर किसी भी कंडीशन पे निकलता है। ये बेसिक डिफरेंस होते हैं जो हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में पढ़ते हैं। यहां से बेटा हमको वैल्यूज दे रखी है QSP में, Pb+2 की कॉन्सेंट्रेशन आएगी PbNO3 के ट्वाइस से। वो कितनी दे रखी है, पहले मोल निकाल लो, वॉल्यूम इंटू एम। तो वॉल्यूम दिया है 300 इंटू एम 0.134। बेटा ये तो आ गया मोल, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से क्या आएगा, मोल, ये मिली मोल है, अपॉन वॉल्यूम कर दो कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम टोटल हो जाएगा दोनों को ऐड करने के बाद में, तो 300 और 100 को ऐड कर दोगे तो 400 आएगा। फर्क समझना, वॉल्यूम 300 ml नहीं लेना है, एक का 300 ml है, एक का 100 ml है, ऐड हो जाएगा वॉल्यूम तो टोटल 400 ml। ऊपर मोल निकाले, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करके। बेटा इसी तरीके से NaCl की बात करें तो NaCl का आ जाएगा आपके पास बेटा, वहां से Cl माइनस आएगा, तो हमने क्या बोला 100 इंटू 0.4 का स्क्वायर अपॉन 400। तो यहां से बेटा दोनों की वैल्यूज को रख के सॉल्व करोगे तो QSP जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा 1.05 इंटू 10⁻³ और KSP हमको क्या दे रखा है, दिस वन। KSP ये दे रखा है, QSP ये दे रखा है। QSP बोलो या QIP बोलो, एक ही बात होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेटा यहां से हमको पता लग गया आपका QIP जो है वो बड़ा है KSP से, यही हमसे पूछा था, मतलब हम बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन हो रहा है। तो बेटा आपका इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CrOH का थ्राइस, वो दिया है। CrOH के थ्राइस की बात करूं तो ये आपका AB3 टाइप का हो गया और इसके लिए KSP मुझे दिया है 6 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CrOH का थ्राइस विल बी। ये पूछा है हमसे कि OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। बेटा AB3 टाइप के लिए मैं बोल सकता हूं KSP जो दिया है 6 इंटू 10⁻31 इज इक्वल टू 27S4। बोलो यही होगा क्या, 27S4 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से मैं यदि S बताऊं तो S कितना आएगा, S आएगा आपका 6/27 इंटू 10⁻31 की पावर 1/4। यहां से S आएगा और ये S बेटा आपको सॉल्व करना है, तो ये S बेटा आप जैसे ही सॉल्व कर लेना जो भी आता है। अब मेरे को पूछा है हाइड्रोक्साइल आयन की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन,
वो बेटा 3 OH माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगी 3s आएगी, आ जाएगी 3s। 3s के हिसाब से ये तो 3 है ही, s आपके पास आ गया 6/27 इंटू 10⁻31 का 1/4। अब बेटा थोड़ा सा यदि आप इसको सॉल्व करो तो बेटा आप इसको ये सॉल्व कर सकते हो। बेटा ये अंदर जाएगा 3 तो क्या बन जाएगा 81 इंटू 6 है 27 है 10⁻31 की पावर 1/4 लिख सकते हो बेटा। अब बेटा थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, ये 3 से ये 3 आ गया, 6 3 जा 18, 18 इंटू 10⁻31 आ जाएगा। 18 इंटू यहां से आपने सॉल्व किया तो 18 इंटू 10⁻31 की पावर 1/4, ये आपका OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आएगी। तो बेटा सिंपल था, 3 OH है तो 3s होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट थी। और कैलकुलेशन किस वे में पूछ रहा है, तो हम 3 को अंदर ले गए, तो बेटा इसका अपन को टेट्रा क्यूब बाहर निकालना था, टेट्रा स्क्वायर रूट, तो अपन ने बेटा इसको 3 को अंदर ले गए तो 81 हो जाएगा। तो यहां से बेटा सॉल्व किया तो 32 का आपका 4th आंसर करेक्ट होना चाहिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 33 की बात करता हूं, क्या बोलता है। 33 बोल रहा है 2 solution A and B each of 100 liter was made by dissolving 4 gram NaOH and 9.8 gram H2SO4 in water respectively. The pH of resultant solution obtained from mixing 40 liter of A and 10 liter of solution B. ये बात कर रहा है बेटा सिंपल, क्या क्या होगा। तो बेटा A और B की बात कर लेते हैं। A और B, A को हमको NaOH की बात कर रहा है, B हमको क्या बोला है, B हमको बोल रहा है बेटा H2SO4, यही बोला है, ठीक है। अब बेटा A के लिए अपन N फैक्टर देखें, इसके लिए N फैक्टर अपना कितना होगा 1, जबकि इसके लिए N फैक्टर अपना 2 होगा, ठीक है। वॉल्यूम दे दिया है, इसका आपको 40 लीटर लेना है और इसका आपको 10 लीटर लेना है, ये वैल्यूज हमको दे दिया है। कॉन्सेंट्रेशन की बात करें बेटा, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा वो देखना है अपन को, कितना कितना अपनी नॉर्मेलिटी आ रही है, मोलरिटी आ रही है, इसकी बात कर रहा है बेटा। ये हमको दिया है 4 ग्राम और H2SO4 हमको दिया है 9.8 ग्राम, यही दिया है बेटा। तो बेटा 4 ग्राम का मतलब 0.1 मोल हो गया, बोलो सही बात है क्या, 4/40 आ जाएगा मोल, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 0.1 मोल आ जाएगा। और वॉल्यूम इधर दे रखा है 100 लीटर, स्टार्टिंग में 100 लीटर दे रखा है, इसका भी इसका भी, समझना। इससे तो अपन को नॉर्मलिटी निकालनी है और फिर बाद में अपन को रिएक्शन करनी है। तो बेटा ये अपने पास 100 लीटर है, 0.4 आएगा, सॉरी 0.1, तो उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व कर लेंगे कितना आ रहा है। तो 4 ग्राम NaOH है और 9.8 ग्राम H2SO4 दिया है, 100 लीटर हमारे को बता रखा है। पीएच पूछा है रिजल्टेंट सॉल्यूशन का, जब 40 लीटर हम सॉल्यूशन A और 10 लीटर हम सॉल्यूशन B को मिक्स करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में बेटा ये हमसे बात कर रहा है। समझ में आ गई बात बेटा। तो अब बेटा यदि मैं इसके लिए बात करूं, यहां पे हमारे को बेटा ये दे रखा है, मैं यहाँ पे मोलरिटी निकालना चाह रहा हूं, तो मोलरिटी क्या होगा, मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल कितना आएगा 0.1/100, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 10⁻³ और यहां भी 10⁻⁻3, तो बेटा ये आ गया 10⁻⁻3, ये भी आ गया 10⁻⁻3। अब एसिड में बेस ऐड कर रहा हूं, एन फैक्टर आपको पता लग गया, तो यहां से बेटा मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं आपको सिंपली बात करूं तो मैं बोल सकता हूं N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू N। बेटा ये नॉर्मेलिटी कैसे निकाल रहे हैं वो चीज एक बार आप देख लीजिएगा, वो कैसे निकाला है वो आपको पता होना चाहिए। मोलरिटी इंटू एन फैक्टर कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एन फैक्टर बेटा ये मोलरिटी आई है, इसे M1 बोल दो, इसे M2 बोल दो, इसे V2 बोल दो, इसे V1 बोल दो, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये पता लग गया, इसका एन फैक्टर जो आएगा 2, इसका एन फैक्टर आएगा 1, और नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन पता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। तो यहां से बड़ा कौन आएगा बेटा, यहां से बड़ा आपके पास बेस आएगा, तो आज बेस की कॉन्सेंट्रेशन लिख लेगी OH माइनस की, तो बेटा ये जो N होगा वो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आएगा। 10⁻³ कॉमन आ जाएगा दोनों में,
बेटा यहाँ पे आएगा आपके पास 40 इंटू 1, यहाँ पे आएगा 10 इंटू 2, दोनों को ऐड कर लो 40 और 10। तो यहां से बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा वो देख लो। तो 10⁻³ अपॉन 50, 40 माइनस 20, 20, इससे ये चला जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 0.4, तो मतलब आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4, दैट इज द OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। इससे POH निकालोगे तो माइनस लॉग OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, माइनस लॉग करोगे तो 4 माइनस लॉग 4, लॉग 4 आएगा 0.6, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3.4। pH निकालना है तो फॉर्मूला 14 माइनस POH, तो 14 में से माइनस करोगे 3.4 को, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 10.6 आ जाएगा। तो इसकी pH आपकी आनी चाहिए बेटा अराउंड 10.6 आनी चाहिए। तो 33 इंटीजर वाला क्वेश्चन है, तो 10.6 आ गई, तो 33 का अपना 10.6 आंसर रहेगा। ठीक है, लास्ट बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट देखते हैं इसका, इसी के साथ अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम खत्म होगा। तो एक बार देख लेते हैं, देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है देखिएगा। 3 ग्राम एसिटिक एसिड इज एडेड टू 250 ml 0.1 m HCl एंड द सॉल्यूशन मेड अप टू 500 ml। ठीक है बेटा, 500 ml हमारे को बनाया हुआ है सोल्यूशन, उसकी बात कर रहा है। टू 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन हाफ ml ऑफ 5 m NaOH इज एडेड, द pH ऑफ सोल्यूशन इज। तो बेटा एसिडिक एसिड आपको कितना दिया हुआ है, आपको 3 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, एसिडिक एसिड का मतलब CH3COOH की बात कर रहा हूं, इसका 3 ग्राम दिया है, तो मोल निकालू, मोल इज इक्वल टू ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से कितना आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। 1/20 का मतलब मैं बोल सकता हूं 0.05 मोल, या मैं बोल दूं 50 मिलीमोल। बोलो बोल सकता हूं क्या, बोल सकता हूं। ये तो एसिटिक एसिड हो गया। दूसरा आपको बोला है HCl, HCl कितना बोला है, HCl बोला है 250 ml 0.1 m, तो 250 ml 0.1 m, तो यहां से मोल देखेंगे तो 25 मिलीमोल आ जाएंगे, 25 मिलीमोल। तो इधर 50 मिलीमोल आ रहे हैं, इधर 25 मिलीमोल आ रहे हैं HCl के और CH3COH के। तो ये हमारे को जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा से मैंने वैल्यूज रख ली, कैसे कैसे वैल्यूज आ रही है। आपको आगे क्या बोल रहा है, आपको आगे बोल रहा है टू 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, मतलब इसके 20 ml सॉल्यूशन की बात कर रहा है कि 20 ml सॉल्यूशन ले लेते हैं तो क्या होता है। यहां अभी बेटा 500 ml सॉल्यूशन के लिए बात की थी, समझ में आ रही है बात। अभी किसके लिए बात की थी, 500 ml के लिए बात की थी, अब 20 ml में बात कर रहे हैं। तो मैंने बोल दिया 500 ml सॉल्यूशन में 50 मिलीमोल है, तो 20 ml में कितने होंगे वो चेक कर लेते हैं। तो मैंने बोला 500 ml में मिलीमोल थे 50 मिलीमोल, तो 20 ml में कितने होंगे 50 अपॉन 500 इंटू 20, इससे ये गया, इससे ये गया, ठीक है, इससे ये गया, तो बेटा 2 मिलीमोल आ रहे हैं। देखो देखिए कैलकुलेशन सही है क्या, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का 20 ml में कितने मिलीमोल है, 2 मिलीमोल है, सही बात है क्या। ऐसे ही मैंने HCl की चेक की कि 20 ml में कितने हैं, तो मैंने बोला 500 ml में इसके थे 25 मिलीमोल, तो अपन ने बोला 20 ml में कितने आएंगे 25 अपॉन 500 इंटू 20, तो बेटा इससे ये गया, इससे 2 टाइम्स, इससे ये गया, तो ये 1 मिलीमोल आ गया। समझ में आ गई क्या बात बेटा, क्या बात की है बेटा। पहले मैंने इसके ग्राम वेट से मोल निकाले, मिलीमोल निकाले जो 500 ml में थे, फिर मैंने 20 ml में निकाले क्योंकि 20 ml की बात कर रहा है आगे। ऐसे ही इसके मिलीमोल निकाले 500 ml में, फिर 20 ml में निकाले कितने हैं, तो ये तो बेटा एसिटिक एसिड के आ गए और ये बेटा आपके HCl के आ गए। तो 20 ml सॉल्यूशन के लिए हमने बात कर ली, कितना कितना है, क्या दे रखा है, इन सब से रिलेटेड अपनी बात हो गई है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊं
और इसने जो डेटा दिया है उनको आपस में कंपेयर करूं कि क्या डेटा दे रखा है, तो वो देखते चलिएगा। तो देखिएगा बेटा थोड़ा सा आगे, हमको बात की थी CH3COOH की, हमको बात की थी HCl की, और साथ में हमको बात की है NaOH की, इनकी बात की। तो बेटा मैंने ये बोला कि ये जो वीक एसिड है ये या तो इस स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बात कर रहा है और एक स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बात कर रहा है, ये तीन चीजों की बात की है। अब बेटा यहां पे मेरे को CH3COOH एसिडिक एसिड के 2 मिलीमोल की बात की है, HCl के लिए बात करूं 1 मिलीमोल की बात की है, और NaOH के लिए बात करूं तो NaOH का बोल रहा है 1/2 ml 5m, क्या बोला है 1/2 ml 5m, NaOH का 1/2 ml 5m, तो इसके लिए निकाल लेते हैं अपन। तो इसके लिए कितना आ जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करो तो 2.5 मिलीमोल आएंगे, आ गए बेटा। तो ये तीनों के मेरे को डेटा निकालने थे जो अभी तक मैंने डेटा निकाले। अब बोल रहा है 20 ml of this solution 1/2 ml of 5m NaOH is added, then the pH of resultant solution, pK आपको 4.75 दे रखा है, मोलर मास एसिटिक एसिड का 60 दे रखा है, नेग्लेक्ट एनी चेंज इन वॉल्यूम, इनके लिए अपन को बात कर रहा है। तो अब किस टाइप से रिएक्शन होगी उसकी बात बेटा अपन से इसने की है। तो बेटा यहां पे यदि आप थोड़ा सा इसको चेक करोगे तो HCl और NaOH दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, बोलो सही बात है क्या? इसके कंपैरेटिवली बात करें तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ में आ गई बात? तो जब बेटा रिएक्शन हो रही होगी तो मैं यहां पे ये बोल दूं HCl आपका लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसका 1 मिलीमोल है, इसका 2.5 मिलीमोल है। तो बेटा जब रिएक्शन होगी तो बेटा ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा और ये आपका पहले पूरा कंज्यूम हो चुका होगा, ये पढ़ना है भाई। 3 चीजें दे रखी हैं, सॉल्यूशन 2 से बनेगा जिसमें ये हट जाएगा, क्यों? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका अपन को बेटा 1 मिलीमोल ही दिया है, बोलो सही बात है क्या? सही बात है बेटा, 1 मिलीमोल ही दिया है। तो 1 मिलीमोल दिया है तो वो इसके साथ रिएक्शन करके न्यूट्रल कर लेगा, तो ये लास्ट में कितना रिमेनिंग रह जाएगा ये देख लो। तो ये तो रिमेनिंग रह जाएगा 0 और ये 2.5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1.5 मिलीमोल ये रिमेनिंग रह जाएगा। कौन? NaOH। अब ये NaOH इसके साथ बफर बनाएगा, समझ में आ गई बात? तो हमको इन दोनों में सेलेक्ट करना था किसके साथ बनेगा, तो इसके साथ तो बफर वैसे भी नहीं बन सकता, एसिड एसिड के साथ नहीं बनेगा, सॉल्ट बनना चाहिए, आप ये भी बोल सकते हो। तो हमने क्या बोला, बफर तो इन दोनों में बनेगा, लेकिन इसका अमाउंट कितना रह जाएगा, 1 मिलीमोल इसको न्यूट्रल कर देगा तो 1.5 रिमेनिंग रह जाएगा जो बफर बनाएगा। तो अब अपन ने बात कर ली CH3COOH प्लस NaOH, ये रिएक्शन होगी तो CH3COONA, और ये कैसा बफर बन रहा होगा बेटा, इसका आपके पास है 2 मिलीमोल और इसका न्यूट्रल करने के बाद आपके पास बच जाएगा 1.5 मिलीमोल। बोलो बेटा सही बात है क्या? ऐसा ही होगा बेटा, 1.5 मिलीमोल बच जाएगा। इन दोनों के बीच में बेटा बफर बनेगा और इस बफर को बोलेंगे अपन एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर के लिए आप pH क्या बोलोगे, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो यहां पे तो ये आएगा अपॉन यहां पे ये आएगा। pKa आपको दिया है 4.75 लॉग, सॉल्ट कितना बनेगा बेटा 1.5 मिलीमोल है तो 1.5, सॉरी ये नहीं बनेगा, एक मिनट, ये 1.5 दे रखा है, ये इतना है, ये 1.5 मिलीमोल। तो 1.5 से 1.5 रिएक्शन करेगा तो रिमेनिंग की बात कर रहा हूं, समझना, क्योंकि बफर में रिमेनिंग काम में लेते हैं। तो 1.5 से 1.5 काम लेगा तो यहाँ पे 0.5 रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पे 0 रिमेनिंग रहेगा और यहाँ पे 1.5 बनेगा। तो सॉल्ट कितना बना 1.5 मिलीमोल, वॉल्यूम इक्वल ले लेंगे। एसिड कितना बच गया 0.5 बच गया, 0.5 से ये 3 जाएगा, 3 का मतलब 0.47 आएगा और 0.47 आप जैसे इसमें ऐड करोगे तो बेटा ये आपके पास कितना आ जाएगा 5.23 समथिंग आ रहा है क्या, वैल्यूज देख लो। तो ये आपके पास अराउंड 5.21 आएगा जो आपकी pH होगी, जो आपका आंसर होगा। तो आप समझना एक बात।
आपको एसिडिक एसिड के मोल निकालने थे, ये 500 ml में बात हो रही थी, हमने 20 ml में बात की। HCl के मिलीमोल चेक कर लिए। बफर इन दोनों के बीच में बनेगा, ये 2 मिलीमोल है। ये बेटा 2.5 में से 1 इधर काम आ जाएगा न्यूट्रल इसको करने में, जिससे ये शांत हो जाए, तो ये 1.5 बचेगा। अब इसका 1.5 इसके 2 से रिएक्शन करेगा, तो एसिडिक बफर में एसिड वीक है, तो वीक लास्ट में रिमेनिंग रहना चाहिए। वीक 1.5 न्यूट्रल हो गया तो 0.5 बच जाएगा, और जो न्यूट्रल हुआ वो सॉल्ट बनेगा इतना। तो इसी के साथ अपने पास एसिडिक बफर के लिए जो पीएच आएगी वो 5.2122 के रिस्पेक्ट में आएगी, जो मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ बेटा अपना क्वेश्चन स्टेज 1, 2, 3, 4 सेक्शन ए सेक्शन बी आयनिक इक्विलिब्रियम की खत्म होती है। क्वेश्चंस को एक बार दोबारा देखना, सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन से रिलेटेड बात जो है वो आपको एक बार पेशेंसफुली करनी पड़ेगी। बाकी इतने सारे क्वेश्चन है, इनसे बाहर बेटा क्या आएगा, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी की बातचीत अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।